हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल सर्जी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के अंदर जो गाला पेपर 3 है उसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन आज मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें हम सेक्शन ए बी सी डी सारे सेक्शन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पेपर 1 और 2 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप पहले वो देख लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 का एसएस का पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना जाके। चलिए आज देखते हैं हम पेपर 3 का सॉल्यूशन, गाला पेपर 2022 का। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर 3 नवनीत का, जिसमें सबसे पहला हमको सेक्शन ए में हमको दिया है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। हमको यहाँ पे मैच करना है। सेक्शन ए दे दिया है और साथ में सेक्शन बी दे दिया है, तो सेक्शन ए को सेक्शन बी के साथ मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है अपने को मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई इसका आंसर है सी भरतनाट्यम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे दिया है हमको यहाँ पे कल्हान। तो कल्हान ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगिनी, तो इसका आंसर है ई राज तरंगिनी। उसके बाद दिया है क्वेश्चन अजंता केव्स। तो अजंता केव्स के ये सहयाद्री जो माउंटेन है उसके पास आई हुई है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है नेशनल म्यूज़ियम। तो जो नेशनल म्यूज़ियम है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। और उसके बाद लास्ट दिया है हमको क्वेश्चन मानचेस्टर ऑफ द ईस्ट। तो जो मानचेस्टर ऑफ द ईस्ट है वो है अहमदाबाद सिटी, तो इसका आंसर है एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें आगे हमको यहाँ पे दिया है स्टेट द वे द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें हमको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है आवर नेशनल एम्बलम हैज़ अ फिगर ऑफ 3 लाइन्स। हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें 3 लाइन्स की फिगर है, तो इसका आंसर है 4। टोटल 4 लाइन्स है हमारे नेशनल एम्बलम में, तो यहाँ पे 3 दिया है, तो इसीलिए फॉल्स आएगा ये। सेकेंड क्वेश्चन दिया है विहार मीन्स द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद ब्लैक सॉइल हैज़ अ हाई मॉइस्चर रिटेंशन पावर, तो इसका भी आंसर है ट्रू। उसके बाद वल्चर इज़ द क्लीनिनेस वर्कर ऑफ ह्यूमन, तो इसका आंसर आएगा 4। जो वल्चर है वो ह्यूमन का वर्कर नहीं है, वो नेचर का वर्कर है, इसीलिए बाकी सब तो सही है पर यहाँ ह्यूमन की जगह नेचर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 10th क्वेश्चन दिया है हमको देयर आर 12 इंटरनेशनल पोर्ट्स इन इंडिया, तो इसका आंसर है फॉल्स। टोटल 15 इंटरनेशनल पोर्ट्स है इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे हमको फिलअप्स करना है करेक्ट अल्टरनेटिव से, जिसमें हमको सबसे पहला यहाँ पे 11 क्वेश्चन दिया है। उसके अंदर हमको बोला है कि यहाँ पे अलग 3 MCQs दे दिए हमको, 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, और वो तीनों ऑप्शंस में से हमको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। जिसमें हमको सबसे पहला यहाँ पे 11 क्वेश्चन दे दिया है कि आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ मैन मेड डेज। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे दिया है प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, माउंटेनियस रीजन, या तो फिर प्लेसेस ऑफ ब्यूटी। तो इसका आंसर है प्लेसेस ऑफ ब्यूटी। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है हमको मैक्सिमम यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ डन फॉर डेज। तो सबसे ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और इंडस्ट्री। तो इन तीनों में से आंसर आएगा इरिगेशन। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है इरिगेशन, मतलब खेतों में सिंचाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 13 क्वेश्चन दिया है टू मेक ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया पॉजिटिव द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड डेज प्रोजेक्ट। ट्रेड बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए इंडिया ने कौन सा स्टार्ट किया यहाँ पे प्रोजेक्ट, तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, तो इसका आंसर है मेक इन इंडिया। उसके बाद 14 क्वेश्चन दिया है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट इन डेज। तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ पे चलती है, USA, रशिया या इंडिया में, तो आंसर इज़ इंडिया। एंड द लास्ट वन इज़ 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमको इन डेज फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट 1972, 1991 के 1995, द आंसर इज़ 1972। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस अर्थ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 1972 में स्टार्ट हुई थी। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ऑफ ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। यहाँ पे हमको MCQ चूज़ करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है विच अमोंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज
नियर द मॉन्यूमेंट्स द स्टेचू ऑफ यूनिटी। जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो कौन सी रिवर के पास है? द आंसर इज़ नर्मदा रिवर। तो आंसर है ए, नर्मदा रिवर। उसके बाद यहाँ पे दिया 15 मार्च इज़ अ सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज डेज। तो जो 15 मार्च है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? द आंसर इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, यहाँ पे आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो अभी यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यहाँ पे लिखा नहीं है, और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसमें भी खाली वर्ल्ड कंज्यूमर डे लिखा है। द आंसर इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। उसके बाद 18 यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हमें, विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर। कौन से ईयर को हम वुमेन एम्पावरमेंट ईयर सेलिब्रेट करते हैं? द आंसर इज़ 2002। देन आफ्टर हमको क्वेश्चन दिया है, विच फैक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द लिस्टिंग इन द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए हम कौन सा फैक्टर यहाँ पे लेते हैं? द आंसर इज अनटचबिलिटी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कितने हैं राइट्स हमारे पास? द आंसर इज 6 राइट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है, आंसर द क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। 1 और 2 वर्ड में ये क्वेश्चंस का आंसर देना है हमको, जिसमें 21st क्वेश्चन दिया है हमको यहाँ पे, विच आर इज़ कोल्ड गैलेना। गैलेना किसे कहते हैं? तो जो लीड और होता है उसको हम गैलेना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू ह्यूमंस एक्सपीरियंस ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज़। एक्सेसिव नॉइज़ जब हो जाती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है, तो ह्यूमंस को कैसा फील होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है उसका? तो यहाँ पे वो हो जाता है मेंटल प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो उससे मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 23rd क्वेश्चन, विच सप्लाई इज़ इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट दैट लीड्स टू द प्राइस राइज। कौन सी सप्लाई गवर्नमेंट इंक्रीज करती है जिससे प्राइस राइज हो जाती है? द आंसर इज़ मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आते हैं, पैसे ज़्यादा आते हैं तो वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, और डिमांड ज़्यादा करते हैं तो प्राइस राइज हो जाती है। उसके बाद 24th क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे, व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया का जो बेसिक सोशल स्ट्रक्चर क्या है? द आंसर इज़ कास्टिज़म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे 25 नंबर का, वाई डू वी रिगार्ड रिवर्स एज अ लोक माता। हम रिवर्स को लोक माता क्यों कहते हैं? आपको तो पता ही होगा, रिवर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। रिवर्स से ही हमको ड्रिंकिंग वाटर डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं हम उसका। रिवर्स के पानी से ही हम इरीगेशन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वो चेक डैम बना के हम इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट से बनाते हैं, और वाटर वे पानी के रास्ते से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी रिवर पे डिपेंड करती है वाटर के यूजेस के लिए। उसके अलावा इन्होंने हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रिवर्स को लोक माता मानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, राइट इन्फॉर्मेशन ऑन नेग्रिटोइड। नेग्रिटोइड्स के बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो जो नेग्रिटोइड हैं इनको निग्रोज भी बोलते हैं। ये बेसिकली अफ्रीका से आए थे। दे कम फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान। अफ्रीका से ये बलूचिस्तान के रास्ते से आए थे। और फिज़िकल फीचर की बात करें तो ये इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, मतलब काले थे ये। शॉर्ट स्ट्रेटर था, मतलब इनकी हाइट कम थी, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 फीट हाइट इनकी थी। और इनके जो हेयर थे वो कर्ली थे, मतलब इनके जो बाल थे वो ऐसे मुड़े हुए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम। 27 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द मेटल आइटम्स प्रोड्यूस बाय द आर्टिशियन ऑफ लोथल। जो लोथल के आर्टिशियन थे तो उन्होंने मेटल्स की कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी? तो यहाँ पे आपको आंसर दिया है, सिकल्स बनाया था उन्होंने, सिकल। फिर उसके बाद कर्व्ड सो बनाया था उन्होंने। उसके अलावा नीडल बनाया था उन्होंने। उसके अलावा कॉपर और ब्रॉन्ज, ये सब कॉपर और ब्रॉन्ज के बनते थे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन, आइडल्स, पोर्ट्स, ये सब किसके बनाए थे? कॉपर और ब्रॉन्ज के बनाए थे। एंड द लास्ट वन में और उन्होंने बनाया था वेपन्स, आयरन से, लोहे से उन्होंने वेपन्स भी बनाए थे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े हम। उसमें 28 नंबर का क्वेश्चन दिया है आगे हमें, गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देना है। तो आपको पता ही होगा, नरसिंह मेहता जो है ये गुजराती पोएट हैं।
गुजराती लैंग्वेज के पोएट है और इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में बहुत सारी वर्सेस मतलब बहुत सारे पोइट्री इन्होंने की है और मतलब ये बहुत बड़े माने जाते हैं गुजराती में, सबसे पहले फाउंडर माने जाते हैं। ऐसा गुजराती जो वर्सेस है उसके फाउंडर माने जाते हैं ये, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा। कैलाश टेम्पल के बारे में हमको यहाँ पे ब्रीफ नोट लिखनी है जो इलोरा के अंदर है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये लिख देना है कि ये जो इलोरा के अंदर जो केव्स है, जिसमें 16 नंबर की जो केव है, टोटल इलोरा में 34 केव्स है, तो उसमें से जो 16 नंबर की केव्स है उसमें ये कैलाश टेम्पल बनाया गया है। और इसको बनाया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने, जो किंग थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, उन्होंने इसको बनाया था। और इसमें जो है ये एक सिंगल रॉक से बनाया गया है, मतलब एक सिंगल बड़ा सा पत्थर होता है, बस उसी को काट के इसको बनाया गया है। 50 मीटर लॉन्ग है ये, 33 मीटर वाइड है और इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल्स हैं, यहाँ पे बालकनीज़ हैं, पिलर्स हैं, ठीक है। और ये डेडिकेट करता है लॉर्ड शिवा को। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े हम। 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट द रिलीजन एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने? तो ये वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो के अंदर इन USA अमेरिका में। उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज़ अ टफ द लेसन ऑफ टॉलरेंस, कंपेशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब इसको याद कर लेना, पूछा जाएगा ये, मतलब IMP क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। चलिए हम आगे बढ़ें। 31 नंबर का क्वेश्चन है, लेट्स गो टू द विलेज ऑफ द गुजरात टू बिल्ड अ नल सरोवर इन एवरी विलेज एज अ स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक यू अबाउट स्टेटमेंट मीनिंगफुल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो कहा गया है कि हमको हर एक विलेज, गुजरात के हर एक विलेज में जाना है, वहाँ पे नल सरोवर बिल्ड करना है। अब आपको पता होगा नल सरोवर ये बेसिकली एक तालाब है, एक सरोवर है, एक छोटी सी नदी है जिसमें बहुत सारे फॉरेन से, मतलब अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसे नल सरोवर हम पूरे गुजरात में हर विलेज में बना दें तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हाउस बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे जो बर्ड्स होंगे वो फॉरेन कंट्री से आएंगे वहाँ पे रहने के लिए। तो इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, बहुत फ़ायदे होंगे। ठीक है, विलेज हमारा ब्यूटीफुल बन जाएगा, नेचर पूरा। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे पूरा आंसर दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स सरफेस वाटर एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमको ये दो टर्म्स को समझाना है। सरफेस वाटर किसको बोलेंगे हम? जो सरफेस पे वाटर है, किसके सरफेस पे? अर्थ के सरफेस पे। तो अर्थ के सरफेस पे रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्टीम है, तो ये सब क्या हो गए? सरफेस वाटर हो गए। और जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो भी पानी है, वाटर है, उसका प्रॉपर यूज़ करना, प्रॉपर मैनेज करना उसको, तो उसी को बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जिसमें वो पानी को डैम्स बना के इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट बना के उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, फ्लड को कंट्रोल किया जाता है, सोइल इरोजन को रोका जाता है। उसके अलावा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है, फिशरी और इंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में आता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया हमको क्वेश्चन, व्हाट इज़ मस्कोवाइट। मस्कोवाइट क्या है? तो मस्कोवाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ माइका। मस्कोवाइट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है और ये एक माइका का ही टाइप है। माइका आपने सुना होगा माइका के बारे में, माइका अभ्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका जो ये जो माइका है, ये जो मस्कोवाइट माइका है, इसका इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये माइका पाया जाता है इंडिया के अंदर। ये गुड इंसुलेटर है और फायर रेजिस्टेंस भी है, तो इसीलिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक चीज़ों में, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटर कार, एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। देन आफ्टर हमारे पास क्वेश्चन है 34 नंबर का, विच आर नॉन मेटालिक मिनरल। कौन कौन से नॉन मेटालिक मिनरल हैं? तो आंसर इज़ लाइमस्टोन है, चौक है, एब्सेस्टर है, माइका है, फ्लोरस्पर है, जिप्सम, सल्फर, डायमंड एक्सेट्रा, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। किसे कहेंगे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री? लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर नंबर ऑफ लेबर्स होते हैं जहाँ पे,
उसके अलावा वहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। एग्जांपल यहाँ पे दिया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 36 नंबर का क्वेश्चन है, मेंशन द प्रॉब्लम्स फेस बाय द जूट इंडस्ट्री। जो जूट इंडस्ट्री है उसको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी धीरे धीरे जब से प्लास्टिक आ गया है तब से धीरे धीरे अब जो जूट के जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कम होते जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जूट के प्रोडक्शन में और उसको सेलिंग में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इनको। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन द अवार्ड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ISI के बारे में बताना है। तो ये जो ISI मार्क है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, एस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, और फिर उसके बाद इसको जो 1986 में BIS है, वो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, वो उसको चलाती है। बेसिकली ये जो मार्क है ISI मार्क ये एक लोगो है, और ये मार्क है ये किसके ऊपर लगाया जाता है, ये जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। ये उसकी क्वालिटी का एश्योरेंस देता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल्स है, रबर्स है, प्रोडक्ट्स, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब टेक्सटाइल्स चीज़ों पे लगाया जाता है, ताकि इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन C, जिसमें सेक्शन C में हमको क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोथल वॉज अ इम्पोर्टेंट पोर्ट इन गुजरात, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। लोथल जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोर्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये 2 रिवर्स के बीच में बनाया गया था। जैसे ये जो रिवर है, एक रिवर इसमें से साबरमती रिवर है और एक भोगावो रिवर है, अहमदाबाद में धोलका तालुका पे है ये। तो यहाँ पे क्या होता था देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे बोट है, फिर बोट से यहाँ पे सामान लाया जाता था और फिर सामान यहाँ से दूसरी जगह अलग अलग जगहों तक पहुँचाया जाता था, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट पोर्ट कहा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 39 नंबर का क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन वी से दैट द पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। कैसे कह सकते हैं हम कि मोहनजोदड़ो के जो पीपल्स थे वो अपनी हेल्थ और हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। तो उसमें आपको यहाँ पे दिया है ड्रेनेज सिस्टम इन मोहनजोदड़ो। तो ये ड्रेनेज सिस्टम उनकी ऐसी थी कि हर एक घर में उन्होंने सेसपिट बनवाया था। सेसपिट मतलब खारकुआं बनवाया था, जिसमें टॉयलेट या जो भी वेस्ट होता था वो सब वो उसमें चला जाता था, और फिर वहाँ से सेसपिट में से एक ऐसी ड्रेनेज सिस्टम थी जिससे वो सारे सेसपिट एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिससे उनका जो भी टोटल वेस्ट होता था वो पूरा चला जाता था। एक बड़ा सा सेसपिट होता था उसमें, और फिर उसके थ्रू वो सिटी से बाहर चला जाता था। तो इस तरीके से मतलब वो अपने हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे वो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े हम। यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस बताना हमको। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो पैसे के लिए की जाती हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो पैसे के लिए नहीं की जाती हो। आप देख सकते हैं नॉट अंडरटेकन टू अर्न मनी, जो पैसे के लिए ना की जाए ऐसी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें पैसे का कोई लेना देना हो, मतलब हम पैसे या तो फिर हम पैसे स्पेंड करें या तो फिर अर्न करें, कमाएं या खर्च करें, तो उसको बोलेंगे हम ऐसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं तो वो फ्री में काम करते हैं, सोशल वर्कर्स पैसे नहीं लेते किसी से। और यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फार्मर है तो फार्मर भी फार्मिंग करता है, तो प्रोडक्ट्स जो भी उगाता है वो क्रॉप्स उगाता है तो उसको बेचता है, पैसे कमाता है। आर्टिशियन है तो वो आर्ट जो भी बनाता है उसको बना के बेचता है, पैसे कमाता है। यहाँ पे पैसों का लेना देना होता है। यहाँ पे नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, डिफाइन द टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स डिफाइन करने हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जो सिर्फ अपने
फैमिली को चलाने के लिए की जाती हो तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि जो फार्मिंग जिसमें कोई भी केमिकल, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे गाय का गोबर वगैरह, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। और उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ऑर्गेनिक, उसके बाद लास्ट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम वापस से रीगेन नहीं कर पाएँ, रीजनरेट नहीं कर पाएँ, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, इसको हम वापस से रीगेन नहीं कर सकते ना। उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी वेदास आर देयर, विच आर देयर एंड गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच। कितने टाइप्स के वेदास हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। वैदिक लिटरेचर, वेदास मीन्स वेदा का मतलब होता है नॉलेज, और यहाँ पे 4 टाइप्स के वेदास है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेदा उसके अंदर टोटल 1028 वर्सेस हैं, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, और ये इसमें जो मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो बताई गई है प्रेयर ऑफर टू द गॉड्स, मतलब गॉड्स की प्रेयर कैसे करनी है वो बताया गया है। उसके बाद दूसरा है सामवेदा। सामवेदा ये इसके अंदर ज़्यादा फोकस किया गया है रेसिटेशन ऑफ वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा, मतलब ये जो ऋग्वेदा के वर्सेस हैं 1028 उसको किस तरीके से रेसिटेट करना है, मतलब किस तरीके से गाना है, उसका तरीका यहाँ पे सामवेदा में बताया गया है। इसीलिए सामवेदा इज़ नोन एज म्यूज़िक ऑफ गंगोत्री। उसके बाद है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के अंदर बेसिकली जो यज्ञ होता है, मतलब जो पूजा पाठ वगैरह होती है, तो उसको किस तरीके से करना है, उसमें कौन से हाइमन्स पढ़ने हैं, मतलब कौन से मंत्र पढ़ने हैं, श्लोक पढ़ने हैं, वो बताया गया है। उसके बाद आता है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा ये रिचुअल और जो संस्कार है उसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए उसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। तो यहाँ पे हेरिटेज को प्रिजर्वेशन कैसे करना है वो बताया गया, तो क्यों करना है उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो अब जब हेरिटेज का मतलब होता है जो हमारे फोरफादर्स ने हमको जो गिफ्ट दिया है, अगर हम उसको बचा के नहीं रखेंगे तो आने वाले फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारी जो पहचान है वो एक तरीके से गायब हो सकती है। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी इन द प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर सोसाइटी का क्या रोल है। तो कंज्यूमर सोसाइटी जो है ये बेसिकली क्या करती है, ये नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये क्या करती है कि अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ कोई भी टाइप्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती है, उसको सपोर्ट करती है ताकि उसको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, उसके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है तो उसको वो सॉल्व कर सके। तो उसके लिए वो कंज्यूमर्स को सपोर्ट करती है, या तो फिर उसकी तरफ से वो केस भी लड़ती है कंज्यूमर की तरफ से कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। तो और अवेयरनेस फैलाती है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, कंज्यूमर्स को अवेयर करती है। तो बस ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के क्या एडवांटेजेस है और क्या यहाँ पे एडवांटेजेस दे दिए और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दे दिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन वुमेन वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कॉलोनाइज ऑर्डर। तो वुमेन वेलफेयर स्कीम्स आपको यहाँ पे बतानी है। तो जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल कमीशन वुमेंस के लिए 1992 ईयर में। तो उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर को सेपरेट किया गया था 1985 में। फिर यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हम, अभी हमने देखा वुमेन एम्पावरमेंट ईयर 2002 को सेलिब्रेट करते हैं, सेक्शन ए में हमने देखा था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया 2005 में, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल और मेंटल वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसको सज़ा दी जाती है। उसके अलावा जो डाउरी प्रोडक्शन है, मतलब जो दहेज प्रथा है, उसको बंद करने के लिए भी यहाँ पे एक्ट लाया गया है, ठीक है। और जो मैरिज करने की एज है वुमेंस की वो 18 ईयर कर दी है, मतलब 18 साल के बाद ही लड़कियां शादी कर सकती हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे, जिसमें हमको लिखना है राइट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसमें जो मेटल्स हैं बेसिकली वही सब आएंगे, जिसमें ब्रॉन्ज का मेटल है, जिसमें सबसे पहला जो बना था डांसिंग गर्ल, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको मिला था। डांसिंग गर्ल की स्टेचू जो ब्रॉन्ज से बनी थी। उसके बाद फिर हमको स्टेचू मिला लॉर्ड बुद्धा का, ये मिला था हमको तक्षशिला से।
फिर उसके बाद बहुत सारे हमको आइडियल्स मिले जो चोला पीरियड है उस टाइम पे। उसके बाद जो श्री राम है द आर्चर, तो उनका हमको मतलब स्टैचू मिला था, और नटराज का भी स्टैचू मिला था। ये नटराज और श्री राम ये दोनों ही अभी जो चेन्नई के अंदर जो म्यूज़ियम है वहाँ पे रखे गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे हमको यहाँ पे मेटल्स के, गॉड गॉडनेस के, एनिमल्स के, ठीक है, मेटल लैम्प्स, ये सब बेटल नट कटर जो सुपारी काटने वाला होता है, तो ये सब चीज़ें हमको मिली है। ये सब एंसेंट इंडिया में बन चुकी है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एंसेंट इंडिया में जो मेटलर्जी फील्ड है उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन आता है, हु वेर द पायोनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, विच इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के पायोनियर कौन थे, तो आपको यहाँ पे 6 नाम याद रखने पड़ेंगे, ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठा और विश्वकर्मा। ये जो 6 के 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो हैं ये इसके पायोनियर माने जाते हैं वास्तुशास्त्र के, और इन्होंने वास्तुशास्त्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सबकी इमेज है। और इसमें बेसिकली क्या बताया गया है वास्तुशास्त्र में, तो इसमें बताया गया है कि मतलब किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने का, मतलब जब हम घर बनाएं तो कैसे बनाने का, पैलेस कैसे बनाने का, टेम्पल्स, अश्वशाला, फोर्ट्स, ठीक है, आर्मोरी, उसके अलावा टाउन प्लानिंग वगैरह सब दिया है। उसमें बेडरूम, डाइनिंग रूम कहाँ पे रखने का, कौन से डायरेक्शन में रखने का, किस शेप में रखने का, किस स्ट्रक्चर में रखने का, वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है वास्तुशास्त्र के अंदर। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हमको ये इमेज देख के बताना है कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कप रखा है, तो इसका मतलब या तो ये टी होगा या तो फिर ये कॉफ़ी होगा, ठीक है। तो अब आपको मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये चाय है या कॉफ़ी है, टी है या कॉफ़ी है, तो आपको सिंपल सा एक चीज़ याद रखनी है कि जो कॉफ़ी है वो हमेशा फॉरेस्ट में उगाई जाती है, क्योंकि उसको कॉफ़ी को सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए वो हमेशा फॉरेस्ट में उगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल रही है, ये फॉरेस्ट में नहीं है, ये खुले मैदान में उगाई जा रही है, तो इसीलिए ये है टी। और कॉफ़ी का जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो वो हमेशा जो फॉरेस्ट होता है उसके पेड़ के नीचे उगाई जाती है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना मिले उसको। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में उगाई जाती है। 75% ऑफ प्रोडक्शन इसका सिर्फ आसाम और वेस्ट बंगाल से आता है, और इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे आता है टी के प्रोडक्शन में, फर्स्ट पे चाइना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हमको आगे जो क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन, सेट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स लिखना है आपको, जिसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म्स आता है लैंड टू द टिलर्स, मतलब लैंड टेनेंसी एक्ट, जिसमें जो जोतेगा मतलब जो खेती करेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे है। उसके अलावा सब्सिडी प्रोग्राम है क्रॉप्स की, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आती है यहाँ पे, तो ये सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आगे दिया है स्टेट, यहाँ पे 51 नंबर को क्वेश्चन, स्टेट द रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाएँ, जैसे कि अभी कोरोना आ गया था तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो वो भी रीज़न आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब रीज़न से आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे हमको दिया है 52 नंबर का क्वेश्चन, पुअर लिव इन रिच इंडिया, एक्सप्लेन। पुअर जो है वो रिच इंडिया में रहते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको इसको, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे अमीर लोग हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, नेचुरल रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पाते, पैसे नहीं कमा पाते, स्किल्स नहीं है लोगों के पास, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब वो पूरी तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, जिससे वो गरीब रह जाते हैं। इसको बोलते हैं द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। 53 नंबर को क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताना है, जो हमको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर ये इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट में 2009 में, जिसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि जो चिल्ड्रंस है मतलब जो बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप 6 से 14 ईयर्स है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई है।
अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे मैप, जिसमें चार क्वेश्चन दिए हमको। कॉर्बेट नेशनल पार्क, वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैडी, वन रीजन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ नेम, और नेशनल वाटरवे 2 डुबरी टू सादिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है कॉर्बेट, ये है वन रीजन ऑफ प्रोडक्शन, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पे पैडी का प्रोडक्शन मतलब राइस का प्रोडक्शन होता है। ये है वन रीजन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेंगलुरु, बेंगलुरु इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। और ये आ जाएगा हमारा नेशनल वाटरवे 2 डुबरी टू सादिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।